हाँ देखिए इधर सुनिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना, यानी इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज या फिर उसके इफेक्ट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हमको देखने का सेंस मिलता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, बोलो, और उसका वेवलेंथ कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है ना, उसी पाथ को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। अगर एक से ज्यादा रेज हैं, यानी बंडल ऑफ रेज को क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट। और रेज हम तीन तरीके का देखेंगे जनरली, बीम तीन तरीके का देखेंगे, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग कहीं किसी एक पॉइंट पे आके मिलेगा, डाइवर्जिंग क्या हो रहा होगा? फैल रहा होगा। एग्जाम्पल वगैरह देखा था हम लोगों ने। फिर हमने देखा था कि कोई रे अगर आके दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस से टकराता है ना, उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है। उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। और मैंने कहा था कि दो घटनाएं एक साथ होती हैं, इसमें से कुछ वापस लौट जाएगा, उसको रिफ्लेक्टेड रे, कुछ अंदर एंटर कर जाएगा, उसको रिफ्रैक्टेड रे। वापस लौटने की घटना को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, अंदर एंटर करने की घटना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, किसका? हाँ, इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। उन्हीं पॉइंट्स को बोला जाएगा इमेज। वेरी गुड, उसको क्या बोला जाएगा बताइए? इमेज। फिर मैं बता रहा था कि अगर रेज सही में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां जो कुछ भी होगा वो रियल होगा, लेकिन रेज सही में इंटरसेक्ट ना करके हम जबरदस्ती मिला के इंटरसेक्ट करा रहे हैं तो वहां जो कुछ भी होगा वो वर्चुअल होगा। बोलो, जो कुछ भी होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह हमने देख लिए थे जा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है। अरे याद आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये सब देखा था। हमारा अगला टॉपिक, ये भी शायद मैंने बता दिया था क्या? कोई बात नहीं, अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, और यहाँ से मेनली रे ऑप्टिक्स शुरू होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रे का दो मीडियम को सेपरेट करने वाले इंटरफेस से टकरा के अपने मीडियम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपको इंसिडेंट रे दिख रहा होगा। नॉर्मल तो हमेशा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, वो रिफ्रैक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, नॉर्मल आपको हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अरे बोलो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई से दिखाया जाता है और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ क्या? रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, दो लॉज होते हैं। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होता है। और ये जहां तक मुझको याद है हमने 8वां क्लास में भी पढ़ा है, 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, इवन अभी हम 12th क्लास में भी पढ़ रहे हैं। अभी मत बोलना शायद 6ठा में भी पढ़े हो क्या। ये बहुत बार पढ़ी हुई चीज है कि ये तीनों सेम प्लेन में होता है। अरे बोलो ना। दूसरा लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगा, यानी बाबू एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ये पहला वाला आखिर कहना क्या चाहता है? क्या प्रॉब्लम हो जाए अगर हम पहला वाला लॉ इग्नोर कर दें? सिर्फ क्या एंगल आई बराबर एंगल आर से
क्या पूरा रिफ्लेक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा? अरे बोलो ना, पहला वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है? तो मैं बताता हूँ, लेकिन मुझको इसमें ये जब भी आता है ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेम प्लेन होता है, मुझको एक मेरे अतीत की एक बात याद आती है। हाँ, उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, और एक वो टीचर, आप उनको उस समय तो खैर नहीं कहिएगा, उस समय वो इंटर में थे, है ना, MJK कॉलेज से, RLSY से, कहीं से वो इंटर में पढ़ रहे थे। नाम था उनका गोविंद, गोविंद उनका नाम था। क्या आप जानते हैं क्या उनको? गोविंद सर को आप लोग जानते हैं? हाँ, वो 2000 मेरे ख्याल से 2018 या 18 या 19 तक बेतिया में मैथ्स पढ़ाए हैं, 3-4 साल वो भी पढ़ाए। बहुत अच्छे टीचर थे, उनके पास भी बहुत अच्छा खासा भीड़ लगा करता था। लेकिन अभी वो मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है। तो उस समय वो इंटर में थे। तो होता नहीं है कि कोई बच्चा अगर मान लो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, तो आस पड़ोस में कोई भाई बहन ऐसा ढूंढता है कि कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो बता दें। तो ऐसा प्रोफेशनली मैं पढ़ने नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी कोई डाउट वाउट होता था ना, तो एक टाइम मैंने उन्होंने दे दिया था कि हाँ आना, तुम इस समय हमसे पूछ लेना। एक्चुअली वो जिस लॉज में रहते थे ना, उसी लॉज में मेरा एक दोस्त भी रहता था, तो वही बताया था कि फलाना भैया हैं, बहुत मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझा देते हैं, तो कोई डाउट होगा तो तुम आ जाना। तो मैं जाता था उनसे पूछने, और मैं वाकई उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। मतलब वो जो भी समझाते थे ना, एक होता नहीं कि दिमाग में जाना, एक दिल से महसूस होना है, तो ऐसा लगता था कि दिल से हम महसूस कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। तो साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, बताते थे बहुत बढ़िया। लेकिन उनका इंटर उस साल क्लियर हो गया, और वो अचानक से चले गए। अब उस ज़माने में फ़ोन वोन तो होता नहीं था कि हम लोग नंबर ले कि भाई आप कहाँ चले गए, तो आपसे बातचीत, एकदम आप समझ लीजिए कि पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए। उस दोस्त से भी मैं पूछता था कि वो कहाँ चले गए, तो वो भी बताता था कि पता नहीं, अचानक उनका इंटर कंप्लीट हुआ, यहाँ से चले गए, ठीक है। फिर हुआ क्या कि वो यहाँ 2014 में मैंने भी शुरू किया, 2014 में उन्होंने भी शुरू किया। ऐसे ही 2-3 साल गुजर गया। मुझको भी पता था कि कोई गोविंद सर नाम के आदमी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, और उनको भी पता था कि कोई शिवम सर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं भी जानता था कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कॉमन होता था, अच्छा पढ़ाते हैं, कॉमन स्टूडेंट होगा ही। और उनको भी पता था कि वो आज शिवम सर हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ाते, वो भी रेकमेंड करते थे कि उनके पास तुम चले जा। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि ये हम ही लोग हैं। समझ रहे? एक दिन अचानक ना कॉल आया मेरे पास, और वो हमसे बोले कि आप शिवम बाबू बोल रहे हैं क्या? अब देखो, अचानक से मेरे दिमाग में ना उनका आवाज़ जब मैंने सुना ना, हालांकि तुम मानो कि मैं 8th क्लास में कब रहा होऊंगा, 2006 में मैं मैट्रिक में गया था, तो 2004 के आसपास में, 2004-5 के, शायद तुम लोग जन्म ले रहे हो गए उस समय। अच्छा जी, ले लिए थे जन्म, ठीक है, शांत रहिए ना। तो कॉल आया, उन्होंने कहा कि आप शिवम बाबू बोल रहे। तब अचानक मेरा दिमाग जो है ना, उसने कैप्चर किया वो फ्रीक्वेंसी कि बोले कि हम गोविंद सर बोल रहे हैं। तब हमको समझ में आ गया। फिर बोले कि आप हमको पहचान रहे हैं, तब मैं लगभग कंफर्म हो गया कि वही हैं। तो मैंने फिर पूछा कि क्या आप वही तो नहीं हैं? ठीक है, तो मैं पहचान गया, मतलब वो हमको दोबारा कंफर्म उनको नहीं करना पड़ा, मैं पहचान गया था। तो मैं उस समय मेरे ख्याल से मैं बेड वोड पे था, आराम कर रहा था, दोपहर का समय था। मैंने पूछा कि अभी आप कहाँ हैं, मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं गया, उनसे मिला, ठीक है। तो वो एक बात मुझको याद दिलाई कि शिवम बाबू, आपको याद है आप हाफ पैंट पहन के आया करते थे? अरे तो 8वीं क्लास 8वीं क्लास का, अब गंजी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हाफ पैंट चलेगा, ठीक है। आप हाफ पैंट पहन के आया करते थे, और आप एक चीज पूछा करते थे कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होता है, इसका मतलब क्या है, ये आप पूछा करते थे। अभी देखो, वो हमको याद दिला, हमको भी याद नहीं था कि मैं उनको कभी पूछा करता था। तो इसीलिए अब जब भी ये आता है ना, तो मुझको वो बात याद आ जाती है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है, और इसके नहीं होने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा। तो अगर सिर्फ किसी ने कह दिया एंगल आई बराबर एंगल आर, और यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बाबू इससे प्रॉब्लम ये होगा ना कि जैसे मान लो कि ये वाला एंगल हम 30 डिग्री ले रहे हैं,
कितना ले रहे हैं? 30 डिग्री। तो ये रे आके टकराया, तो टकराने के बाद वो इधर भी तो जा सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या इसको हम 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं? जा, तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहां भी तो हो गया। रे आया, नॉर्मल से उसने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का। और मान लीजिए कि वो अगर ऐसे चला गया, तो क्या हम इस वाले एंगल को 30 डिग्री नहीं ले सकते हैं? तो एंगल आई बराबर एंगल आर यहां भी है, लेकिन सही बताइए क्या इसने सही रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया है? नहीं। रे आएगा और इधर चला जाएगा, नहीं ना जाएगा। रे को तो इधर ना जाना पड़ेगा। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बस एक ही पॉसिबिलिटी है। आप नॉर्मल समझिए ना, एक बॉल लीजिए और एक गेंद को आप फर्श पे ऐसे ऐसे तिरछा मारिए, तो आप तिरछा मारिएगा तो इधर जाएगा क्या? इधर वो एकदम इधर ही जाएगा। आप ऐसा समझिए। तो कन्फर्म है बच्चों की जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इधर ही होगा। तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, लेकिन इस केस में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब इसी प्लेन में है कि नहीं? तो ये प्लेन के बाहर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये दो लॉज मिल के जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बनती है। हालांकि इन सब चीजों का प्रूफ हम देखेंगे अगले चैप्टर में, जो कि वेव ऑप्टिक्स है। लाइट वेव होता है ना, हाँ, तो इसके वेव नेचर को पूरा बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है। तो उसमें हम ये भी प्रूफ कर लेंगे क्यों एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। फिलहाल के लिए आप एक लॉ की तरह इसको याद रख लीजिए। क्लियर है? और कैसा भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो, ये लॉ हमेशा ही फॉलो होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है ना, तो लाइट का स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस है और इधर से कोई लाइट रे आया, तो आप जानते हैं ना कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब हालांकि थोड़ा और बढ़िया से मैं इस बात को क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होता हमने तो नहीं बताना होता, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं। कोई भी वेव जब बनता है ना, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसका ऑसिलेशन होता है। जैसे अगर मैं वेव ऑन स्ट्रिंग, ये कल मैंने नहीं ना बताया था, हाँ शायद मैं स्किप कर गया था, सवेरे वालों को मैंने बता दिया था। मान लो मेरे हाथ को तुम कोई स्ट्रिंग समझो, कोई धागा समझो, और मुझको यहाँ से एक वेव क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसको ऊपर नीचे करूँगा ना, तो ऊपर नीचे करूँगा तो इस तरीके से वेव क्रिएट हो रहा है। अब कहने का मतलब है कि हाथ इतना ही सा है तो इतने ही दूर में तुम समझना, ये बहुत लंबा होता तो बहुत दूर तक ना जाता है। ठीक है, आप बताइए कि ये जो वेव ट्रेवल कर रहा है, जो कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ से निकला और इधर चला गया, तो बोलो ना, नहीं लगा, इधर से निकल के इधर चला गया। इस वेव के प्रोपगेशन के दौरान किन चीजों का ऑसिलेशन हो रहा है? तो मेरे हाथ के हर पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है। आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए, वेव भले इधर जा रहा है, लेकिन मेरी घड़ी का क्या हो रहा है? मेरी घड़ी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऐसा ही ना हो रहा है? आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ घड़ी का ही नहीं, यहां से लेकर यहां तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका ऑसिलेशन हो रहा है ऊपर नीचे। अब बोलो, इसको तो मैं खुद पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं ना, लेकिन बाकी हिस्से का ऑसिलेशन अपने आप हो रहा है ऊपर नीचे। साउंड भी तो एक वेव है। तो जब बोला जा रहा है, तो जो साउंड आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो उस वेव के प्रोपगेशन के लिए किन चीजों को ऑसिलेट करना पड़ रहा है? एयर के पार्टिकल्स को। जब मैं बोल रहा हूं ना, तो यहाँ का हवा का पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, भले हवा दिखता नहीं इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बोलिए ना, लेकिन एयर के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से लाइट भी वेव है, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसके प्रोपगेशन के दौरान भी तो किसी ना किसी चीज का ऑसिलेशन होना चाहिए। बिना ऑसिलेशन के वेव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किन चीजों का ऑसिलेशन होता है? तो बाबू यहां ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। और मैं आपको बताऊं वो ऑसिलेशन कैसे होता है। जैसे अगर लाइट ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए, अरे बोलो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा इस डायरेक्शन में, जैसे मान लिया जाए वाई एक्सिस में। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा इस डायरेक्शन में, मान लिया जाए जेड एक्सिस में।
यानी वेव का प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है, हाँ, प्रोपगेशन का मतलब हुआ मूव करना, तो वेव का मूवमेंट, वेव का प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अरे बोलिए ना, लाइट अगर इधर जा रहा है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करके जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है? और ये तो खैर हम लोग जानते ही हैं कि हर वेव का कुछ वेवलेंथ होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और इवन कुछ स्पीड भी होती है। अरे वो वेव ही क्या जो ट्रेवल ना करे, तो स्पीड भी तो होगा। और कल तो मैंने ये भी आपको बता दिया था कि स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो इसको तो एकदम याद कर लो तुम, ये किसी भी वेव के लिए पॉसिबल है। ठीक है? तो जब रिफ्लेक्शन होता है ना तो किसी चीज में बदलाव नहीं होता है। बोलो, ये रिफ्लेक्ट करके अगर इधर चला गया तो ना वेवलेंथ बदलता है, ना फ्रीक्वेंसी बदलती है और ना ही स्पीड बदलती है। कब? कब? किस में? रिफ्लेक्शन में। हाँ, यही जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि इसमें से कुछ कुछ बदल जाता है। अब क्या बदलता है वो उसी समय देखेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं बदलता है। क्लियर? रिफ्लेक्शन हम दो टाइप का देख सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एकदम प्लेन सरफेस से। किससे होता है? अब जैसे क्या है कि कुछ रेज पैरेलल आई तो टकराने के बाद वो पैरेलल ही जाएंगी, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कर्व्ड सरफेस से। रेज आपको पैरेलल आती हुई दिख रही हैं, अरे ये जितना भी रे देखो ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब पैरेलल नहीं है, लेकिन आप देखिए रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं जा रही हैं। क्या लग रहा है? रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चला गया, इधर चला गया, ये दोनों पैरेलल है? नहीं है। तो इसको बोला जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हालांकि रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एंगल आई बराबर एंगल आर तो होना ही चाहिए। अब आप देखिए, यही ना एंगल आई है, तो आपको ये लगभग एंगल आर नहीं दिख रहा है? अरे बराबर नहीं दिख रहा है। इसमें देखो एंगल आई बताओ छोटा है कि नहीं? अरे इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल आई छोटा है कि नहीं? तो इसका एंगल आर भी तो छोटा होगा। नहीं समझ में आया? पता है कहाँ ऐसा हो रहा है? कहे कि इस केस में जो नॉर्मल है वो लगभग ऐसा है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के, तो यहाँ नॉर्मल ऐसा है, लेकिन बच्चों यहाँ नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा ना हो गया है, क्योंकि सरफेस थोड़ा टेढ़ा ना हो गया है। हालांकि है परपेंडिकुलर ही है, कैसा? परपेंडिकुलर ही, लेकिन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस अगर यहाँ ड्रॉ करोगे तो ऐसा तिरछा ना आएगा। बोलो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि चूंकि नॉर्मल थोड़ा सा इधर घूम गया है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल आई छोटा ना हो गया, तो इसका एंगल आर भी छोटा होगा। इसीलिए ये रे और ये रे पैरेलल नहीं है। सिमिलरली बाकी रेज भी पैरेलल नहीं है। तो आप मुझको बताइए कि अगर हम कोई स्फेरिकल मिरर ले ले, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है कि इरेगुलर होता है? कैसा होता है? इरेगुलर होता है स्फेरिकल मिरर से। कैसे? तो अगर रेज पैरेलल भी आई, ये पढ़ा होगा रे तुम लोगों ने, तो पैरेलल भी आई लेकिन वो एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं जिनको फोकस कहा जाता है, याद आ रहा है? तो पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं ना रही, तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। हाँ ठीक है, क्या छोटा सा पार्ट? मैंने पूछा कि ये पूरा रिफ्लेक्शन जो है, तो पूरा का मतलब तुमको पूरा लेना है? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, चुप रहो। हाँ, अब ये कर्व्ड है कि स्ट्रेट है? कर्व्ड ही बोलोगे। अब इसमें बोलो सर जरूरी थोड़े हम छोटा सा पार्ट लेंगे तो स्ट्रेट ना होगा, तो मतलब इसका सही जवाब बताओ ना क्या है? ये लाइन कैसा है? हैं? इरेगुलर रेगुलर नहीं पूछ रहा हूँ, ये सरफेस कर्व्ड है कि स्ट्रेट है?
सही जवाब तो कर्व्ड ही है। अब इसमें कहा जाए कि छोटा सा पार्ट लेंगे तब तो वो स्ट्रेट होगा, तो वो एक अलग बात हो गया। हमको पूरा ओवरऑल ना देखना है, मैं पूरे रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। छोटा सा आप हल्का सा लीजिएगा तो लगभग पैरेलल होगा ही। मैंने कहने का मतलब है कि जस्ट एकदम सटा के एक और लीजिए तो तो लगभग आपको पैरेलल दिखेगा ही। लेकिन जब पूरे ओवरऑल की बात होगी तो रेगुलर है, अभी रेगुलर हो गया ना। हाँ ठीक, चलिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब होता है भटकाव। अगर आप डेविएट हो रहे हैं का मतलब आप क्या हो रहे हैं, आप भटक रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट रे आया, किसी मिरर से टकराया, तो अगर नहीं टकराता तो सीधा ही ना जाता, अरे बोलो ना। लेकिन अगर मिरर आ गया तो अब ये भटक जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मुड़ के उधर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो मैं पूछूं कि बताओ ये कितना भटका है। ये तो जा रहा था ऐसे, जाने लगा ऐसे, जा रहा था ऐसे, जाने लगा ऐसे, तो वो इतना ही ना भटका है। अब लीजिए, जा रहा था ऐसे, जाने लगा, सीधा जा रहा था, रास्ते में उसको आईना मिल गया। मिरर का मतलब आईना होता है, तो आईने के चक्कर में ये भटक गया, इधर चला गया बेचारा, ठीक है। तो सवाल है कि भाई वो होगा कितना, तो निकालना बहुत ही आसान है। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, आई प्लस आर प्लस डेल्टा बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। और हम जानते हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो इस आर की जगह पे भी हम लोग आई रख लें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 2i को उधर भेज दिया जाए, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 2i। तो मन करे तो ये याद रख सकते हो, अदरवाइज ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एज अ फॉर्मूला इसको रटें। इससे बढ़िया है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम ड्रॉ कर लेंगे। बताइए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि जो रे आया होगा वो कुछ ऐसा ही ना आया होगा, ऐसा 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट होके भी वो 30 डिग्री पे ही जाएगा। हमसे ये एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, तो अगर सीधा जाता तो ऐसा जाता, लेकिन ऐसे जाने लगा का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा। तो इस फोटो में हम देख के बता देंगे, ये पूरा होना चाहिए 180, जिसमें ये 60 है, तो 180 में से 60 घटाओगे कितना मिलेगा, देख के ही बता सकते हैं हम लोग। अदरवाइज अगर आप फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बताइए क्या होता है 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i की जगह कितना 30 डिग्री, तो बताइए 120 डिग्री होगा या नहीं होगा। बढ़िया, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। बात करेंगे प्लेन मिरर की। बच्चों प्लेन मिरर आपके 12th क्लास के सिलेबस में है ही नहीं। आप अपना एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, वो डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर 10th क्लास में होता है प्लेन मिरर। लेकिन कोई बात नहीं है, अब नीट वीट हमको नहीं लग रहा है कि पूछता है प्लेन मिरर से, लेकिन आईआईटी एडवांस में पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग देखते हैं। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है। और आपको याद है कल हम लोगों ने देखा था ये कैसे बन रहा है, याद है कल देखा था, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है। तो बोलो ना, बढ़िया है। अगला, प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन शो करता है, पार्श्व परावर्तन। आप बताइए व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन का मतलब उल्टा नहीं होता है, उल्टा से गलत सेंस आ जाएगा। उल्टा होता तो इन्वर्टेड बताता ही, वो लेटरल इन्वर्जन नहीं लिखता, वो लिखता इन्वर्टेड। प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाते, वो स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ जैसे तुम खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मान लो कि ये बीच में यहाँ मिरर रखा हुआ है, ये मेरा इमेज है, हाँ, तो ऐसा ना रहेगा, मैं ऐसा रहूंगा, मेरा इमेज ऐसा रहेगा। हाँ बाबू, कहने का मतलब है कि ये अगर मेरा इमेज है, मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया, मेरा इमेज कौन सा, अरे भाई
रुक एक मिनट, सामने मेरा इमेज अगर है तो मैंने अपना ये वाला हाथ उठाया, अब मेरा इमेज अपना इधर वाला हाथ उठाएगा। थोड़ा ठीक से आराम से ना, तो बाबू देखो ऐसे में तुम सही में समझ। अच्छा एक काम करो, तब मैं इधर झुकता हूं, तब मेरा आई देखिए, हाँ एकदम शीशा यहाँ पर है। नहीं शीशा बीच में, तब ना तुम मेरे इमेज हो। क्या बात करते हो? शीशा पीछे होगा, इमेज इधर बनेगा। मैं शीशा में देख रहा हूं, मेरा इमेज इधर पीछे। बाबू अगर मान लो ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि मैं इधर घूमा और मेरा इमेज इधर घूम जाओ ना, इधर घूम गया, तो हमको तो यही ना लगेगा कि बाथरूम में भूत है, क्योंकि भूत दिखाने का दो तरीका होता है। एक तो वो बल्ब जलाता बुझाता है, और एक वो मिरर में होगा कि मान लो कि जो भी है हीरो है हीरोइन है, वो आएगा, शांत रहो, वो आएगा, वो मिरर देखेगा, ऐसा करेगा तो वो भी मिरर करे। उसके बाद वो जैसे नीचे झुकेगा ना पानी डालने के, पता चलेगा उसका इमेज ऐसे ही खड़ा है। ऐसा ही ना होता है? तो उसको नहीं समझ में आया कि भूत है। देखो डायरेक्टर को दो काम करना है, एक तो तुमको भी समझ में आए भूत है और उसको भी समझ में आए भूत है, तो बल्ब को जला बुझा देगा, तो वो भी समझ जाएगा कि कमरे में जरूर भूत है। लेकिन अगर उसको दर्शकों को तो बता देना है कि भूत है इस घर में, लेकिन उसको नहीं बताना है ना, तो वो क्या करेगा? शीशा के सामने उसको लेके जाएगा, वो जो भी एक्शन करेगा उसका इमेज भी वो एक्शन करेगा, लेकिन जैसे ही नीचे घूमेगा ना उसका इमेज ऐसा ही रहेगा। तो वो तो नीचे घूम गया, उसको नहीं पता है भी उधर क्या हो रहा है, लेकिन तुमको तो पता चला ना। और फिर वापस जब वो ऐसा आएगा ना, फिर वो ऐसा करेगा, तो उसका इमेज भी। तो ये मत करिए, अभी कमरे क्लासरूम में भूत नहीं है, यहाँ एक ही भूत है। हाँ इधर देखो। तो आप बताइए कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, खड़ा रहिए, मैंने अपना ये हाथ उठाया तो मेरा इमेज हाथ, हाँ ऐसे हाथ उठाएगा। मैंने अपना ये हाथ उठाया, इमेज मैं अपना ही हाथ गिराऊंगा। आप समझ, ऐसा ही ना होगा, ये हाथ गिराऊंगा, मैं इधर घूमूंगा तो इधर घूमूंगा तो इधर। अब आप बताइए, शांत रहिए, जब मैंने अपना ये हाथ उठाया, मेरा कौन सा हाथ है पता है? ये मेरा राइट हैंड है, मैं इसी से लिखता हूं। तुम्हारा कौन सा है? लेफ्ट हैंड है इसका। मेरे इमेज ने अपना कौन सा हाथ उठाया है? मेरे इमेज के हिसाब से वो उसका लेफ्ट हैंड है। मैं अगर ऐसा लिखने लगूं तुम नहीं लिख पाओगे, तुम राइट हैंड से लिखते हो। अरे बोलो। हाँ, तो इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। मैं अपना राइट उठाऊंगा तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाए। मैं अपने राइट साइड में झुक रहा हूं, तुम अपने कौन सा साइड में झुक रहे हो? तुम लोग भी इसी की स्थिति में हो, बताओ ना ये कौन सा साइड है? मैं तो अपने राइट साइड में घूम रहा हूं। बैठ जाइए। आप कभी भी मिरर में जाके कुछ, हाँ मैं दिखा दूंगा, मिरर में जाके कुछ लिख के पढ़ने की कोशिश करिएगा, उल्टा पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने लिखा है मेरा नाम है, तो शिवम ही होगा, शिवम है ना। और इसको अगर आप जाके पढ़िएगा मिरर में, तो ये आपको उल्टा पढ़ाएगा, ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप मिरर में जाके देखिएगा तो ये आपको ऐसा पढ़ाएगा, और नीचे वाला आपको वैसा पढ़ाएगा। कोई है जो अभी आके देखना चाहता है? कौन देखना चाहता है? आ जाओ आ जाओ। इस मिरर को लो और इसमें देख के पढ़ने की कोशिश करो। बताओ कौन तुमको सीधा दिख रहा है, कौन उल्टा दिख रहा है? अच्छा, नीचे वाला पढ़ पा रहे हो बढ़िया से? क्या लिखा हुआ है? एकदम सही, बढ़िया से पढ़ पा रहे हो? और ऊपर वाला नहीं पढ़ पा रहा होगा? हाँ, वो नहीं पढ़ पाओगे ऊपर। और कोई देखना चाहता है? आ जाओ। अच्छा, मैं कोशिश करूँ क्या इधर से दिखाने की?
नीचे वाला सीधा है। अब हम उतर गए, अब चढ़ेंगे कैसे ही है। जो उसमें उतारता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। सुनो सुनो सुनो, नहीं अब एक काम करिएगा ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, तो मोबाइलवा को रख लीजिएगा मिरर के सामने, आप उसमें भी देख लीजिएगा। नीचे वाला आपको ऊपर वाले की तरह दिखेगा, ऊपर वाला नीचे वाले की तरह। इसी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। इसमें अगर आप क देखिएगा मिरर में तो क ऐसा दिखेगा। क्यों दिखेगा पता है? इसलिए दिखेगा क्योंकि जो चीज नजदीक है तो उसका इमेज भी नजदीक ही बनेगा, और जो चीज दूर है उसका इमेज भी दूर ही बनेगा, मतलब ऐसा इस टाइप से। क्लियर है? चलिए, प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाता है यू से, इमेज डिस्टेंस जिसको डिनोट किया जाता है वी से, वो इक्वल होता है ना बाबू। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट भी सेम होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बाबू? हाँ तो मैंने सीधा है, सीधा ही ना है। हाँ ठीक है, वो इरेक्ट भी होता है, ठीक है। चलिए, हाँ अब एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। आप पटना में कभी विज्ञान भवन में गए हैं क्या? है? पटना में विज्ञान भवन में गए हो? वो गांधी मैदान के, पता नहीं विज्ञान भवन ही नाम है कि क्या नाम है? गांधी मैदान देखा है आपने? गांधी मैदान के जस्ट बगल में उधर चिल्ड्रन पार्क है, और उसके सामने जो है, बेचैनी मत दिखाइए, उसी के सामने मत करिए मूड खराब मेरा। उसी के सामने जो है वो एक विज्ञान भवन है। तो उसमें है ऐसा ना कि जैसे मान लो कि मान लो बाबू तुम उसमें जाओगे ना तो तुमको एक केबिन मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? तुमको एक केबिन मिलेगा। उस केबिन में, हाँ बहुत अच्छा, उस केबिन में इतना बड़ा केबिन होगा, सामने एक मिरर लगा होगा, प्लेन मिरर, इधर भी एक प्लेन मिरर लगा होगा। तो बताओ दोनों प्लेन मिरर्स को कितने एंगल पे रखा गया है? 90 डिग्री एंगल पे रखा गया है। उसके बाद एक टेबल वहां रखा होता है, और टेबल ऐसा सर्कुलर होगा, लेकिन सर्कल का क्वार्टर हिस्सा ही होगा। अरे तो केबिन ऐसा ही ना है, क्वार्टर वाला हिस्सा होगा। उस टेबल पर ना एक प्याले में एक कप रखा होता है, समझ रहे हो? इधर एगो चेयर रखा होगा, उस पर जाके तुमको बैठ के और ऐसे चाय पीना है। और चाय नहीं होता है इसमें, वो ऐसा ही खाली कप होता है, ठीक है। अब देखो तुमको क्या आभास होगा। सबसे पहली बात कि ये टेबल तुमको इतना ही नहीं दिखेगा, ये टेबल तुमको पूरा गोल दिखेगा। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सामने वाला मिरर इसका इमेज उधर पीछे बना रहा होगा, ये वाला इसका इमेज इधर, लेकिन एक और इमेज उधर कोना में भी बनता, और ये टेबल पूरा आपको कैसा दिखेगा? पूरा गोल दिखेगा। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। बहुत हाई क्वालिटी का मिरर होता है, और मिरर हाई क्वालिटी का हो ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो असली में है कि नकली में है। उस सही में आपको लगेगा पूरा एकदम गोल टेबल है। और जैसे ही तुम जाओगे ना तो तुमको लगेगा कि 3 और तुम आ गए, उधर से, इधर से, फिर उधर से। बैठोगे तो लगेगा तुम्हारे साथ साथ 3 और लोग बैठ रहे हैं। चाय पियोगे, चाय पियोगे तो लगेगा कि तुम्हारे साथ 3 और लोग, और वो 3 और लोग कौन है? वो तुम ही हो। अपने साथ कभी चाय पीने का मन करे ना, और 3 अपने साथ मन करे तो आप वहां जाके पी सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर आखिर, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर इमेज हमारा बना कितना? अरे हमारा कितना इमेज बन रहा है? 2 बन रहा है, 3 इमेज बन रहा है। खुद को ले लिया जाए तो 4 लोग हैं अभी इस कमरे में। ऐसा एहसास होगा कि आप 4 हैं अभी इधर, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो इससे पहले कि मैं बताऊं,
आपसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये है मिरर, क्या है, ये है, और ऑब्जेक्ट रख दिया गया यहाँ पे, आप बताइए इसका इमेज बनेगा कि नहीं? उसका इमेज बनेगा कि नहीं? मिरर है ऊपर, ऑब्जेक्ट उधर नीचे रखा हुआ है, इमेज बनेगा कि नहीं? चलिए हाथ उठा के बोले कितने लोग बोल रहे इमेज सर बनेगा? चलिए 4 लोग हैं। अब देख लो, अभी बोल रही थी ना बनेगा, फिर बोल रही है बनेगा, तुम भी बोल रहा है बनेगा, तुम भी बनेगा। कुछ कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कैसे बनेगा? हाँ बोलो। अच्छा तो ये भी बताओ बनेगा तो कहाँ बनेगा? चलो तब ये बता दो। अच्छा यहाँ, वो ऑब्जेक्ट यहाँ और इमेज यहाँ बनेगा, अब मिरर इधर ऊपर, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो चलिए मैं आपको पहले तो सही जवाब बता देता हूं। इस केस में इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। कैसे बनेगा वो भी एक्सप्लेन करता हूं मैं, रुकिए 1 मिनट। इससे बहुत सारी रेज निकली होंगी, तो सारी रेज थोड़े जाके मिरर से टकराएंगी। जो रे इधर से निकल गया निकल गया निकल गया निकल नहीं टकराएगा। लेकिन बाबू अगर मैं एक रे ऐसा भेजूं, चलिए नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, बिना नॉर्मल के रिफ्लेक्शन नहीं करा पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी तो ख्याल रखना होता है कि वो दोनों बराबर हो। बोलो। तो ये क्या है कि इधर चला गया, ऐसा चला गया इधर, अरे बोलो ना। ये बाबू नॉर्मल को रुको ना, हम थोड़ा सा बढ़िया से ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हमको लग रहा है थोड़ा और घुमाना पड़ेगा उसको। ऐसा चला गया। अच्छा एक रे जो है मान लीजिए कहीं ऐसा गया हो, तो नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो तो कुछ ऐसा ना करके जाएगा। तो आप बताइए ये दोनों रेज इंसिडेंट रेज हैं, तो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट देता है, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट है। ये दोनों रेज कैसी हैं? नहीं बता। रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देता है? क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज इधर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे? हमको इनको क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ाओगे तो चलो इसको ऐसे पीछे बढ़ाओगे, इसको ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो कहीं यहां पर ना के मिला। सही बताया उसने। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर बनेगा इमेज। तो आखिर इसमें झोल क्या है? कोई चीज मिरर के सामने हो और कोई मिरर के सामने ना हो, के थोड़ा इधर उधर हो, कुछ तो अंतर होगा ना। पता है अंतर क्या है? इसका इमेज तो बनेगा लेकिन इसको अपना इमेज दिखेगा नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं, एक कहां गया, ठीक, जैसे मैं नहीं मेरे पैर में दर्द नहीं है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे एंड पॉइंट है ना, वहाँ के हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो समझ लो कि पेन किलर का इंजेक्शन लिया है मैंने कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ। देखिए इधर मैं कह रहा हूँ कि मुझको अपना चेहरा देखना है, दिख रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से अपना चेहरा देखूं, तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम लोगों को वो उधर के लोग अभी बताएं, तुम लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा है? चलो देखो और बताओ, तुम लोगों को दिख रहा है? अरे तुम लोगों को मेरा चेहरा दिख रहा है, लेकिन मुझको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। अब तुम लोग, हाँ ठीक है, तुम सबको दिखेगा, दिखा, सबको दिखा मेरा चेहरा? अरे बोलो रे, तो मेरा चेहरा दिख रहा है तो इसलिए ना दिख रहा होगा क्योंकि इमेज बना होगा, क्योंकि आप मिरर में देख रहे हैं। तो अगर इसने इमेज नहीं बनाया होता तो आपको इसमें मेरा चेहरा दिखता है। तो एक चीज तो प्रैक्टिकली भी प्रूफ हो गया कि इसका इमेज बनेगा जरूर, हाँ, लेकिन मुझको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं अभी, लेकिन मैं आपका चेहरा, सॉरी मैं अपना चेहरा, हाँ ऐसा करूंगा तब मैं अपना चेहरा देख पाऊंगा, ठीक है? तो अंतर ये होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर विज्ञान भवन के उस केबिन में मेरे 3 इमेजेस क्यों बन रहे थे, ठीक है? तो ये एक मिरर ले लीजिए, ये एक दूसरा मिरर ले, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया ना।
ठीक है, एक मिरर ये है, बोल दो, एक मिरर ये है, ठीक है। और आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिए, कहीं भी, चलिए यहां रखा जाए, बोलो बच्चों, रखा जाए तो सबसे पहले इसका इमेज ये कहाँ बनाएगा? कहीं यहाँ पर बनाएगा ना बाबू? नहीं समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? एकदम बढ़िया से बनाएगा। अच्छा, इसका इमेज ये कहाँ बनाएगा? इधर कहीं नीचे बनाएगा। अरे हाँ बोल दो, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इमेज बन गए, दो इमेज का तो हमको समझ में आ गया। अब सुनिए, इसने इसका जो ये इमेज बनाया था ना, बोलो ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। समझाऊंगा रे डायग्राम से, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लेकिन ध्यान दीजिए इधर, आप लोग रडार पे मत आइए मेरे, मैं बार बार उसी समय से टोक रहा हूं। यार तुम लोग कभी कभी आता है 10 दिन 15 दिन पर 1-2 दिन आके नौटंकी कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये तो खैर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसका इसने यहां इमेज बनाया है, तो ये जो इमेज बना है ना, वो कहीं ना कहीं इस मिरर के सामने इधर कहीं है। अच्छा, एक और बात है इसमें, थोड़ा सा और भी हम लोग कुछ बातें देखते हैं। आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जाएगा तो उसका इमेज बनेगा? मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं आपको, बताइए। ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाएगा, इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाएगा, इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाएगा, इमेज तब बनेगा जब ये मिरर वाला जो लाइन है ना, उस लाइन के इधर कहीं पूरी दुनिया में रहे इमेज तो। लेकिन जैसे ही इस लाइन को इसने क्रॉस किया, अब इसका इमेज, जैसे बाबू मैं मिरर के इधर हूं इधर, बहुत लोग कंफर्म करिए तो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है ना, बहुतों को दिखा होगा, क्योंकि पता है मैं अभी मिरर के इधर हूं। अब मैं मिरर के इधर चला गया, किसी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना दिख रहा है, क्योंकि मैं मिरर के लाइन के इधर ना गया। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? हाँ, कहने का मतलब है कैसे दिखेगा, इससे जो रे निकलेगा वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ को ना फॉलो करेगा, घूम के थोड़े जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसीलिए इसका इमेज नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो भी चीज है बाबू, इस मिरर के सामने ही ना है, तो जैसे ही ये इसका इमेज बनाएगा ना, ये इसको अपना, और इसका इमेज वो कहां बनाएगा? जस्ट उतना ही नीचे का मतलब हुआ, कुछ मान लिया जाए कि कहां बताना, यहां पर ऐसे बनाएगा। अब आइए रे डायग्राम से समझते हैं कि आखिर ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें से हम कोई 2 रे निकालते हैं। तो एक रे मैंने ये निकाल दिया, बोलो बाबू, और एक रे मैंने ये निकाल दिया। अब आप बताइए, नॉर्मल तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करते हुए हमको इधर भेजना पड़ेगा इसको, और बाबू इसको भी ऐसे भेजना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बड़ा ना है इसीलिए इधर गया। आप बताइए कि ये दोनों रेस जो हैं ना, पहले इनके बारे में बताइए, ये दोनों रेस जो हैं वो क्या हैं? इंसिडेंट रेज फॉर दिस मिरर, यानी इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ बोलिए, ये दोनों रेज कैसी रेज हैं इस मिरर के लिए? बताइएगा इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं इधर होगा ना, हमको इसको कहां बढ़ाना पड़ेगा? चलिए पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, देखिए एकदम जेन्युइनली बढ़ाया मैंने, यहां जाके मिल गया कि नहीं? तो चूंकि ये दोनों रेज इसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जा, और रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनाता है? इमेज, यानी इस मिरर के लिए ये वाला पॉइंट इमेज होगा। नहीं समझ में आया? लेकिन ये दोनों रेज इस मिरर के लिए इंसिडेंट रेज हैं, समझ रहे हो? यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इसके लिए, कहां सब लोग बोला, ये दोनों रेज एक साथ 2 रोल प्ले कर रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं तो इसके पास भी तो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो अपने
मायके से दूर जाती है, एक साथ देखो वो दो रोल निभा रही है, वो अपने मायके से दूर जा रही है तो अपने ससुराल में भी तो जा रही है। यहाँ रोना धोना है, उधर स्वागत हो रहा होगा उसका, तो इधर रोना धोना चल रहा है, चली गई वो। अब तुम लोग मत रोने लगना रे कि सर क्या याद दिला दिए। ये दोनों रेज एक साथ दो रोल प्ले कर रहे हैं, इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे है। बोलिए, तो इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का ना काम करेगा। तो क्या ये बात प्रूफ हो गया कि इसने इसका जो इमेज बनाया था, इसने उसको अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर है? अब फिर रिफ्लेक्शन होगा, आइए रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो रिफ्लेक्शन होगा तो आपको नॉर्मल तो रहे तो बच्चों ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अब तुम देखो कि ये टकरा के, हाँ जितना एंगल ये उतना ही एंगल, और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब आप बताइए क्या ये दोनों रेज इसके लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इसके लिए इमेज बनाएगा? नहीं, इसका ऑब्जेक्ट तो पता चल गया ये था, क्योंकि इंसिडेंट रेज ये हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। नहीं समझे? लेकिन ये दोनों रेज तो रिफ्लेक्टेड रेज ना है, तो इनका इंटरसेक्शन इधर तो कहीं होगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाइए इधर कहीं पीछे, देखिए एकदम जेन्युइनली, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ रहे हैं? वो जाके वहां मिल गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट था, ये इसके लिए इमेज बन गया। तो हुआ क्या, इसके इमेज का इमेज बन गया। तो यहां आ गया कि नहीं? अब यही चीज पता है किसके लिए होगा? अब इसके लिए होगा। इसने इसका यहां पर इमेज बनाया है। अब उसके लिए रे डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, तो कचड़ा हो जाएगा। रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप समझ पाएंगे ना। इसने इसका इमेज यहां बनाया है, तो इसको ये अपना ऑब्जेक्ट बना लेगा, और इसका इमेज वो कहां बनाएगा? ओ माय गॉड, यानी यहां दो दो इमेज बना है, लेकिन दिखेगा आपको सिर्फ क्योंकि ओवरलैप कर गया है। एक्चुअल में देखा जाए 3 इमेज नहीं बना है, एक्चुअल में देखा जाए 4 इमेजेस बनी है। क्लियर है? लेकिन चूंकि 2 ओवरलैप कर गई ना, इसीलिए हमको यहाँ क्या दिखता है। अब आपको समझ में आया कि जब 2 मिरर्स 90 डिग्री पर रखी हुई थी, क्यों मैं वहां गया था तो 3 और मैं दिखने लगा था। मैं ही मैं था हर जगह, हाँ 3 और दिखने लगा था। क्लियर है? तो हालांकि ये सब कॉम्प्लिकेशन नहीं पूछा जाएगा कभी भी आपसे कि प्रूफ करिए ये सब, है ना। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 मिरर्स अगर फलाने एंगल पर हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। जैसे इस केस में कितना बना है? 3 बना है ना। तो उसका एक फॉर्मूला, हालांकि उसमें भी बहुत सारा केस होता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम 2 ही केस खाली देखते हैं। पानी है क्या आपके पास? ना नॉर्मल चलता है, चलेगा। अच्छा, मैं ब्रेक दे दूं? ब्रेक दे दूं क्या पास? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लोग मिलते हैं।